यह कहानी एक ऐसे खंडहर की है जिसे पहले एक शक्तिशाली राजा का किला माना जाता था। लगभग 200 साल पहले यह किला अपने भव्यता और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था। राजा अनिरुद्ध सिंह, जो इस किले के स्वामी थे, अपनी वीरता और विशाल सेना के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपनी राजकुमारी बेटी चंद्रलेखा के प्रति विशेष रूप से स्नेहशील थे, जिसे वे अपनी जान से ज्यादा मानते थे। किले की दीवारें सफेद संगमरमर से बनी थीं, जिन पर की गई नक्काशी और चित्रकारी कला के अद्वितीय उदाहरण थे। यह किला राजा ने विशेष रूप से अपनी बेटी के रहने के लिए बनवाया था, ताकि वह यहां सुरक्षित और खुश रह सके। कहा जाता है कि इस किले के पास एक गुप्त सुरंग भी थी, जो जंगल के पार जाकर एक गहरी झील तक पहुंचती थी। इस सुरंग का निर्माण केवल आपातकाल के लिए किया गया था। समय के साथ किले में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए वीरान और डरावना बना दिया। राजा अनिरुद्ध सिंह के कई दुश्मन थे जो इस किले पर हमला करना चाहते थे। एक दिन दुश्मन के एक जादूगर ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से किले पर एक श्राप डाल दिया। जादूगर ने कहा कि किले में जो भी रहेगा उसकी आत्मा यहां कैद हो जाएगी। इस श्राप का असर उस दिन से ही दिखाई देने लगा। चंद्रलेखा की एक अजीब और रहस्यमय मौत हो गई। उसके मरने के बाद राजा ने उसकी याद में एक विशेष कमरा बनवाया और उसे उसी कमरे में दफनाया गया। लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा उस दिन से किले में भटकने लगी। धीरे धीरे किले में और भी रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने दीवारों पर साए चलते हुए देखे थे। लोग कहते हैं कि चंद्रलेखा की आत्मा अभी भी अपने पिता और किले के अन्य निवासियों के लिए इंतजार कर रही है। यह खंडहर अब अपने इतिहास के साथ खड़ा है, जहां रात के समय जाना मना है। गांव के लोग इस किले के आसपास आने से भी डरते हैं। जो भी यहां रात में जाता है वह या तो वापस नहीं लौटता, या फिर अगर लौटता है तो कभी अपनी आप बीती नहीं बता पाता। इस किले का यह इतिहास इसे श्रापित और भूतिया बना देता है। इसके बारे में जितनी कहानियां प्रचलित हैं वे सभी खौफ और रहस्य से भरी हुई हैं। कहते हैं कि जो भी इस किले के बारे में जानने की कोशिश करता है वह खुद इसके रहस्यों में खो जाता है। खंडहर के आसपास बसे गांवों में लोग इस जगह की कहानियों से परिचित हैं और सदियों से इसे श्रापित मानते आए हैं। हर परिवार के बुजुर्गों के पास इस खंडहर की भूतियां और रहस्यमयी घटनाओं के किस्से हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे हैं। ग्रामीण मानते हैं कि इस खंडहर में असामान्य और खौफनाक ताकतें बसती हैं, जो किसी को भी यहां रहने नहीं देती। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रघु, जो लगभग 80 साल के हैं, अक्सर गांव के बच्चों को इस खंडहर की कहानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जवानी में कई बार इस खंडहर में अजीब घटनाएं होते हुए देखी हैं। एक रात रघु और उनके 3 दोस्त खंडहर के पास गए थे। उन्हें चुनौती दी गई थी कि अगर वे खंडहर के भीतर रात बिताएंगे तो उन्हें गांव के सबसे साहसी व्यक्ति का खिताब दिया जाएगा। रात में खंडहर के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक किसी लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी। रघु बताते हैं कि वे चीखें इतनी भयावह थीं कि उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनके दोस्त डर के मारे खंडहर से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें खंडहर के अंदर कैद करना चाहती है। रमेश, जो पास के जंगल में अपनी भेड़ें चराते हैं, एक रात अपनी भेड़ों को खंडहर के पास ले गया था। उसने सुन रखा था कि इस खंडहर के पास भूत प्रेत का बसेरा है, लेकिन उसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। वह खंडहर के पास बैठकर आराम कर ही रहा था कि अचानक उसे एक परछाई दिखी। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वह परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। वह साया मानो हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। रमेश घबरा गया और भागने लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों में कोई जंजीर बंध गई हो। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं
कि खंडहर में श्रापित आत्माओं का बसेरा है। उनका कहना है कि वहां कई आत्माएं हैं जो अब तक शांति नहीं पा सकी हैं। इनमें सबसे प्रमुख आत्मा चंद्रलेखा की है, जिसकी मौत के बाद उसका शव खंडहर के एक विशेष कमरे में रखा गया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा हर रात खंडहर में भटकती रहती है और कभी कभी उसके रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने खंडहर की दीवारों पर चंद्रलेखा की परछाई भी देखी है। इस खंडहर के बारे में एक और भयावह घटना यह है कि यहां से गुजरने वाले अज्ञात यात्री अक्सर गायब हो जाते हैं। 1 साल पहले एक पर्यटक जो अपने कैमरे के साथ खंडहर के पास गया था, वह आज तक नहीं लौटा। उसका कैमरा खंडहर के पास टूटा हुआ पाया गया, लेकिन उसमें रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में कुछ अजीब दिखाई दिया। कैमरे में कुछ धुंधली आकृतियां और एक लंबा साया था जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। इस घटना के बाद से खंडहर के पास कोई भी यात्री अकेले जाने से डरता है। गांव के लोग मानते हैं कि खंडहर पर किसी भयानक श्राप का साया है। वे खंडहर के पास भी जाने से कतराते हैं और बच्चों को भी वहां जाने से मना करते हैं। शाम ढलते ही लोग खंडहर के रास्ते से निकलने की बजाय दूसरे रास्तों से गुजरते हैं। गांव में यह मान्यता है कि जो भी इस खंडहर के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह खुद इस खंडहर का हिस्सा बन जाता है। इस तरह से यह खंडहर ग्रामीणों के लिए खौफ और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। लोग इसे दूर से ही देखकर सिहर उठते हैं और यहां रात बिताने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। इस खंडहर की भयानक कहानियां गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक खौफनाक छवि छोड़ देती हैं, जिससे वे इसे श्रापित और भयानक मानते हैं। खंडहर की रहस्यमयी कहानियों ने कई लोगों को इसकी ओर आकर्षित किया है, लेकिन जो भी इस खंडहर में साहसिक कार्य करने के उद्देश्य से आया, उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव प्राप्त किया। कुछ लोग लौटकर अपने अनुभव सुनाने में सक्षम हुए, जबकि कुछ लौटे ही नहीं। इस अध्याय में हम उन लोगों की कहानियों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस खंडहर का सामना किया और डरावनी घटनाओं से गुजरते हुए अपने अनुभव साझा किए। कई साल पहले पास के शहर के 4 कॉलेज के छात्र एडवेंचर की खोज में इस खंडहर में आए थे। उन्हें खंडहर के भूतिया किस्सों पर यकीन नहीं था। उनका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है और उन्हें लगा कि यहां आकर वे इन अफवाहों को गलत साबित कर सकते हैं। रात के समय उन्होंने खंडहर के भीतर डेरा डाला। जैसे जैसे रात गहराने लगी, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक छात्र ने खंडहर के एक कोने में साया देखा जो हवा में तैर रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। आधी रात को अचानक किले के अंदरूनी हिस्से से किसी महिला की चीखने की आवाजें आने लगीं। एक एक कर चारों दोस्तों ने वह चीखें सुनी और सन्न रह गए। उनमें से एक ने अपने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन फोन का कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी टॉर्च अपने आप बुझ गई और चारों अंधेरे में घिर गए। उन सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई और वे बिना कुछ देखे ही भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे खंडहर से बाहर जाने का प्रयास करने लगे, उनका रास्ता बंद हो गया। पूरी रात उन्हें इस खंडहर में बितानी पड़ी और सुबह होने पर ही वे बाहर निकल सके। उस दिन के बाद से उनमें से एक ने कभी भी अंधेरे में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ साल पहले एक पुरातत्वविदों की टीम ने इस खंडहर के रहस्य को जानने के लिए यहां खुदाई करने का निर्णय लिया। उनकी टीम में 5 लोग थे और उन्होंने तय किया कि वे यहां रहकर इसके इतिहास को उजागर करेंगे। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को उनकी नींद में कोई बाधा डालने लगा। किसी ने टीम के एक सदस्य के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन यह घटना हर रात घटने लगी। चौथे दिन एक टीम सदस्य ने देखा कि खंडहर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है जो उनकी पहली रात को वहां नहीं था। उन शब्दों में चेतावनी दी गई थी कि यदि वे यहां से नहीं गए तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद उनकी टीम के उपकरण बिना किसी कारण के काम करना बंद कर देते। कैमरे में अचानक खराबी आ जाती और रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अजीब आकृतियां दिखाई देती। अंततः वे सभी डर के मारे अपनी खोज
अधूरी छोड़कर वापस चले गए। उनके अनुभव ने इस खंडहर की भूतिया कहानियों को और भी सजीव बना दिया। एक प्रसिद्ध यूट्यूबर जो भूतिया स्थानों का दौरा कर उनके वीडियो बनाता था, ने इस खंडहर का दौरा करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि यह खंडहर बहुत डरावना है और यह उसके दर्शकों के लिए एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। उसने अपनी टीम के साथ रात के समय खंडहर में प्रवेश किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही आधी रात के बाद का समय आया, उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। उसने सोचा कि यह उसकी टीम का कोई सदस्य होगा, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वीडियो रिकॉर्डिंग में उसकी चीख दर्ज हो गई और तभी उसकी पूरी टीम ने खंडहर में किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव महसूस किया। कैमरे में धुंधली आकृतियां और अजीब आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं। वीडियो में किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? इस घटना के बाद यूट्यूबर ने वह खंडहर छोड़ दिया और उसने वादा किया कि वह कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाएगा। खंडहर से जुड़ी एक और घटना एक व्यापारी की है जो पास के गांव से होकर गुजर रहा था। उसे देर हो गई थी और उसने सोचा कि वह खंडहर के पास कुछ देर रुककर आराम कर लेगा। रात के समय उसने खंडहर के पास बैठकर अपना खाना खाया और फिर सो गया। रात में अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि उसके चारों ओर धुंध फैली हुई थी। धुंध में उसे एक स्त्री की परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह भयभीत होकर उठ खड़ा हुआ और भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी टांगें हिल नहीं रही थीं। वह उस परछाई को स्पष्ट रूप से देख सकता था जो उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। व्यापारी ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और किसी तरह वहां से भागने में सफल हुआ। उस रात के बाद से उसने कभी उस खंडहर की ओर न जाने का संकल्प लिया। खंडहर में हुई ये घटनाएं सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने वाले लोगों की जुबानी बातें हैं। हर एक व्यक्ति जिसने इस खंडहर का सामना किया, उसकी जिंदगी में गहरे तक खौफ बैठ गया। इस खंडहर की छवि अब केवल एक वीरान और डरावनी जगह की नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो किसी को भी अपने भयानक रहस्य में फंसा लेता है। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि यह खंडहर केवल इतिहास का एक अवशेष नहीं है, बल्कि इसके भीतर कुछ ऐसा है जो हर किसी को अपने करीब खींचने का प्रयास करता है और फिर उसे वापस नहीं जाने देता। यह कहानी दो दोस्तों की है, राज और करण, जो शहर में रहते थे और भूतिया जगहों के किस्सों में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें नई नई डरावनी जगहों पर जाकर अनुभव करने का शौक था और वे अक्सर ऐसी जगहों पर रात बिताने की योजना बनाते थे। एक दिन उन्हें खंडहर की कहानी के बारे में पता चला। गांव के लोगों ने उन्हें इस खंडहर के रहस्य और डरावनी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन राज और करण ने इसे अंधविश्वास मानकर मजाक में ले लिया। वे दोनों इस खंडहर में एक रात बिताने का साहसिक निर्णय लेते हैं। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी जगह के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे और जो भी वहां होगा उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। उनकी योजना थी कि वे अपने अनुभव को रिकॉर्ड करेंगे और बाद में अपने दोस्तों को दिखाकर साबित करेंगे कि खंडहर की भूतिया कहानियां महज अफवाह हैं। शाम ढलते ही वे दोनों खंडहर के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हो रहा था। राज और करण ने पहले खंडहर के बाहर से फोटो खींचे और कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, दोनों ने खंडहर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। किले की दीवारें मटमैली और काई से ढकी हुई थीं और जगह जगह दरारें थीं। कुछ जगहों पर दरवाजे टूटे हुए थे और उनकी दरारों से अजीब सी सीटी जैसी आवाजें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर किसी अदृश्य ताकत के अधीन हो और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। फिर भी दोनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही रात गहरी होने लगी, खंडहर का वातावरण और भी डरावना हो गया। करण को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे भ्रम मानते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद
दोनों एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां खंडहर के पत्थर बिखरे हुए थे। उन्होंने वहां अपना कैमरा सेट किया और कुछ समय आराम करने का निर्णय लिया। अचानक हॉल में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर गए। परंतु जब आवाजें करीब आती गईं, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। कुछ देर बाद करण ने खंडहर की दीवार पर एक साया देखा। यह साया किसी इंसान का था, लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल असामान्य थे। राज और करण ने जब उस साये की ओर देखा तो उसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए पाया। अचानक वह साया गायब हो गया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साहस को बनाए रखा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, खंडहर में अचानक एक चीख सुनाई दी। वह चीख किसी स्त्री की थी जो दर्द और भय से भरी हुई थी। वह चीख मानो पूरे खंडहर में गूंज रही थी। राज और कर्ण ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दोनों ने उस चीख का पीछा करने का निर्णय लिया ताकि पता लगा सकें कि यह कहां से आ रही है। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से चीख आ रही थी। जैसे ही वे खंडहर के उस कोने में पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें घूर कर देखा हो। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं। कर्ण ने अपनी टॉर्च दीवार पर फेंकी तो वहां एक स्त्री का चेहरा उभर आया। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों अब डर के मारे थर थर कांप रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वे किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गए हों, जो उन्हें बाहर नहीं जाने देगी। राज ने अपने फोन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। तभी उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कि कोई कह रहा हो, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने हमारी शांति भंग की है। राज और करण ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी अनजानी ताकत द्वारा रोका गया। वे एक ही जगह बार बार घूमने लगे, मानो खंडहर ने उनके रास्ते को बदल दिया हो। हर दिशा में उन्हें वही जगह दिखती जहां से वे भागने की कोशिश करते थे। दोनों दोस्त पूरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें लगने लगा कि यहां से बाहर निकलना असंभव है। अचानक उनके सामने वही स्त्री प्रकट हुई जिसका चेहरा उन्होंने दीवार पर देखा था। उसकी आंखें उन्हें सीधे देख रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और राज और करण से कुछ ही कदम की दूरी पर रुक गई। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि दोनों के पैर जड़ हो गए और वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उस आत्मा ने धीरे धीरे अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाए और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर फैल गया। राज और करण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण खंडहर के भीतर पड़ी, राज और करण ने अपनी आंखें खोली। उस आत्मा का कोई निशान नहीं था और अब खंडहर का दरवाजा खुल चुका था। दोनों ने बिना कोई सवाल किए तुरंत खंडहर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर आकर वे सन्न थे और उनके चेहरे पर डर की छाया साफ दिख रही थी। वे दोनों खंडहर के बाहर निकल आए, लेकिन उस रात के अनुभव ने उन्हें जीवन भर का सबक सिखा दिया। उन्होंने तय किया कि वे फिर कभी किसी भूतिया जगह पर जाने का साहस नहीं करेंगे। उस खंडहर की भयावहता और वहां बिताई रात की हर घटना उनके दिल और दिमाग में बस चुकी थी। उस दिन के बाद राज और करण ने कभी खंडहर का नाम नहीं लिया। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि यह खंडहर किसी को भी आसानी से वापस नहीं जाने देता। खंडहर की कहानियां और घटनाओं ने गांव वालों के बीच डर और उत्सुकता दोनों का माहौल बना रखा था। लेकिन इस खंडहर का रहस्य अब भी अनसुलझा था। जो भी साहसी यहां गया, उसने भयावह घटनाओं का सामना किया और कई लोग वापस नहीं लौटे। लेकिन किसी को भी ठीक ठीक यह नहीं पता था कि खंडहर में ऐसा क्या है जो इसे इतना श्रापित और खौफनाक बनाता है। गांव के बुजुर्गों के पास इसके इतिहास के टुकड़े टुकड़े में किस्से थे, लेकिन उन किस्सों में भी बहुत कुछ अधूरा था। गांव के एक प्राचीन मंदिर में
एक बहुत पुरानी किताब रखी थी जिसमें इस खंडहर का एक छोटा सा जिक्र था। इस किताब के पन्ने बहुत पुराने हो चुके थे, लेकिन एक युवा शोधकर्ता विभूति, जिसने इस खंडहर के रहस्य को जानने का प्रण लिया था, उसने इस किताब का अध्ययन करने का निर्णय लिया। किताब में लिखा था कि यह खंडहर कभी एक भव्य महल था जो एक राजा के शासनकाल में बना था। कहा जाता है कि यह राजा अत्यंत शक्तिशाली था और उसे तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कई तांत्रिक अनुष्ठान किए थे, जिसमें उसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए एक खतरनाक प्रक्रिया की थी। इस प्रक्रिया में उसने अंधेरे की शक्तियों से समझौता किया, लेकिन यह अनुष्ठान गलत हो गया और उसका परिणाम भयंकर श्राप के रूप में सामने आया। इस श्राप के चलते महल धीरे धीरे बर्बाद हो गया और वहां रहने वाले लोग एक एक कर अजीब मौत का शिकार होने लगे। अंततः महल वीरान हो गया और इसे श्रापित मानकर छोड़ दिया गया। खंडहर की सबसे प्रमुख आत्मा चंद्रलेखा की है, जिसके बारे में गांव वालों में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। चंद्रलेखा उस राजा की एक रानी थी जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमय स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह राजा के रहस्यमयी तंत्र मंत्रों से अनभिज्ञ थी, लेकिन धीरे धीरे उसे राजा के खतरनाक इरादों के बारे में पता चलने लगा। राजा ने एक दिन चंद्रलेखा को अपने तांत्रिक अनुष्ठानों में बाधा के रूप में देखा और उसे बलिदान करने का निर्णय लिया। चंद्रलेखा ने जब इसका विरोध किया तो राजा ने उसे महल के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया, जहां वह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने राजा को श्राप दिया था कि वह कभी भी शांति नहीं पा सकेगा और उसका महल हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। महल के खंडहर में केवल चंद्रलेखा की आत्मा ही नहीं है, बल्कि वहां कई ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी असमय मृत्यु और दर्द से बंधी हुई हैं। यह आत्माएं रात के समय जागृत होती हैं और अपने अतीत के दुख और क्रोध में भटकती रहती हैं। जो भी व्यक्ति खंडहर के भीतर आता है वह इन आत्माओं के क्रोध और उनके दर्द का सामना करता है। विभूति ने गांव के अन्य बुजुर्गों से भी बात की और पाया कि इस खंडहर में कई अज्ञात आत्माएं भी मौजूद हैं। ये आत्माएं एक अनजानी शक्ति द्वारा बांध दी गई है और इसी कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। खंडहर के रहस्य को जानने के लिए विभूति ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बताया कि वह खंडहर में जाकर उस श्राप का अंत करने का प्रयास करेगा। कई गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ संकल्प था। उसने अपने साथ कुछ पवित्र वस्तुएं रखीं जो उसे खंडहर में आत्माओं से सुरक्षा प्रदान कर सकें। विभूति रात को खंडहर में दाखिल हुआ। उसने वहां पहुंचकर प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया, जिसे उसने उन पुरानी किताबों से सीखा था। जैसे ही उसने जाप शुरू किया, खंडहर के वातावरण में बदलाव महसूस हुआ। हवा भारी होने लगी और अचानक उसके चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। विभूति ने अपने मंत्रों को जारी रखा और तभी उसे एक आकृति दिखाई दी। वह चंद्रलेखा की आत्मा थी जो उसकी ओर देख रही थी। चंद्रलेखा की आत्मा ने विभूति से बात की और उसे बताया कि इस खंडहर से आत्माओं की मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए किसी को उस श्राप को स्वीकार करना होगा जो राजा ने खंडहर पर लगाया था। विभूति ने यह जोखिम लेने का निर्णय लिया और उसने अपने मंत्रों और तांत्रिक अनुष्ठानों के सहारे उस श्राप को खुद पर लेने की कोशिश की। कुछ देर बाद खंडहर में अचानक जोर से धमाका हुआ और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। चंद्रलेखा की आत्मा ने विभूति को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। विभूति बेहोश हो गया और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह खंडहर के बाहर था। सुबह होते ही गांव वालों को विभूति का शव खंडहर के बाहर मिला। उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसके इस साहसिक प्रयास ने खंडहर की आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। उस दिन के बाद खंडहर के आसपास कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने विभूति को एक वीर की तरह याद किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। खंडहर अब सिर्फ एक पुराना ढांचा था जिसे लोग आदरपूर्वक देखने जाते थे। उसके रहस्य और खौफनाक कहानियां अब समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन गांव वालों को उस खंडहर की डरावनी कहानियों और विभूति की बलिदानी यात्रा की स्मृतियां सदा याद रहेंगी।
विभूति के बलिदान के बाद खंडहर पर मंडराते रहस्यमय और भयावह घटनाओं का अंत हो गया था। गांव वालों ने चैन की सांस ली और विभूति के साहस को याद करते हुए उसे एक नायक के रूप में पूजने लगे। खंडहर अब केवल एक पुरानी इमारत बन चुका था जिसमें कोई अलौकिक प्रभाव नहीं बचा था, मगर फिर भी वहां की दीवारें, फर्श और हर कोना जैसे उस भयानक इतिहास की गवाही दे रहे थे जो सदियों तक वहां घटित हुआ था। समय के साथ खंडहर में अब कोई भयावह घटनाएं नहीं हो रही थीं, लेकिन फिर भी यह जगह अब भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। गांव के कई लोग खंडहर को एक ऐतिहासिक स्थल मानते थे जो अतीत की अनकही कहानियों को सहेज कर रखे हुए था, परंतु कुछ युवा और बाहरी लोग खंडहर की कहानियों को अब भी अंधविश्वास और मिथक मानते थे। वे यह सोचते कि खंडहर की कहानियां लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं ताकि कोई भी इस जगह को नुकसान न पहुंचाए। कुछ खोजी लोगों ने खंडहर के इतिहास पर शोध करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी विभूति के बलिदान से अधिक कुछ जानने में सफल नहीं हुआ। खंडहर का रहस्य अब तक इतना गहरा था कि उसे पूरी तरह समझ पाना कठिन था। कुछ समय बाद गांव के एक अन्य शोधकर्ता अनिरुद्ध को एक प्राचीन दस्तावेज मिला जिसमें खंडहर से संबंधित कुछ और अनजान बातें लिखी हुई थीं। इस दस्तावेज में खंडहर की रानी चंद्रलेखा के अलावा अन्य आत्माओं और उनके कारणों का भी उल्लेख था। इसके अनुसार खंडहर में सिर्फ चंद्रलेखा की आत्मा नहीं बल्कि उन निर्दोष लोगों की भी आत्माएं थीं जिन्हें राजा ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए बलिदान किया था। दस्तावेज से पता चलता है कि राजा ने अपने अमृतत्व की खोज में न केवल चंद्रलेखा को बल्कि कई गांव वालों को भी अंधाधुंध बलिदान किया था। ये लोग राजा की दुष्ट योजनाओं के खिलाफ खड़े हुए थे और इसलिए उन्हें कैद कर मार दिया गया था। ये आत्माएं भी खंडहर में कैद थीं और चंद्रलेखा की तरह ही मुक्त होने का इंतजार कर रही थीं। विभूति ने जिन आत्माओं को मुक्ति दिलाई उनमें से अधिकांश वही लोग थे जो निर्दोष होकर राजा की क्रूरता का शिकार हुए थे। उसका बलिदान न केवल चंद्रलेखा की आत्मा बल्कि उन सभी आत्माओं को भी शांति प्रदान करने में सफल रहा। उसके प्रयासों के कारण खंडहर की अशांति समाप्त हो गई थी और वे आत्माएं अब अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए मुक्त हो चुकी थीं। खंडहर के भूतिया होने का नाम और बदनामी अब धीरे धीरे मिटने लगी थी। गांव के लोग अब बिना भय के खंडहर के पास आ सकते थे और उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखने लगे। गांव वालों ने विभूति की याद में खंडहर के सामने एक छोटा सा स्मारक बनवाया ताकि लोग उसके साहस और बलिदान को हमेशा याद रखें। यह स्मारक गांव वालों के लिए विभूति की भक्ति और निस्वार्थता की प्रतीक बन गया। समय के साथ खंडहर को एक संरक्षित धरोहर घोषित कर दिया गया। सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक स्थल मानकर इसका संरक्षण करने का निर्णय लिया। खंडहर में मौजूद रहस्य अब पुरानी कहानियां बन गए और लोग अब इस स्थान का सम्मान करते हुए उसकी भव्यता का अनुभव करते थे। खंडहर की दीवारों ने वर्षों तक जो खौफनाक घटनाओं का साक्षात्कार किया था वे अब शांत थीं। यह जगह अब एक आश्रय स्थल बन गई थी जहां लोग इतिहास को समझने और विभूति जैसे वीरों को याद करने आते थे। खंडहर का रहस्य जो सदियों से लोगों को भयभीत करता आया था अब शांत हो गया था। विभूति का बलिदान उस रहस्य को हमेशा के लिए परछाइयों में समेट कर ले गया। खंडहर की हवाओं में अब वह चीख पुकार नहीं बल्कि एक संतोष की अनुभूति होती थी। गांव वालों का मानना था कि अब खंडहर की आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं और इस जगह पर कोई भूतिया असर बाकी नहीं रहा। लेकिन खंडहर के हर पत्थर में अब भी एक कहानी छुपी हुई थी जो बस उन लोगों के लिए थी जो इसे सुनने का धैर्य और संवेदनशीलता रखते थे। खंडहर अब शांत हो चुका था, लेकिन उसका इतिहास अब भी गांव वालों और शोधकर्ताओं के दिलों दिमाग में बसा हुआ था। विभूति के बलिदान ने इसे एक नई पहचान दी थी, परंतु कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे थे जो दस्तावेजों में नहीं मिल सके थे। गांव में कई लोग कहते थे कि खंडहर अब सुरक्षित है, मगर कुछ लोगों का मानना था कि वहां एक आखिरी पुकार अभी भी बाकी है, एक अंतिम रहस्य जो विभूति के बलिदान के बावजूद खंडहर की आत्माओं के बीच दबी हुई थी। कुछ महीनों बाद
खंडहर का अध्ययन करने के लिए एक नई टीम आई। इसमें भारत और विदेशों के कई शोधकर्ता थे जो पुरानी इमारतों और उनके रहस्यमयी इतिहास का अध्ययन करते थे। उनके साथ एक युवा महिला रिया भी थी जो विभूति के बारे में सुनकर यहां आई थी। वह गांव वालों के साथ समय बिताने लगी और विभूति के साहस और बलिदान की कहानी सुनकर भावुक हो गई। उसके मन में इस खंडहर के बारे में और भी गहराई से जानने की जिज्ञासा थी। रिया को खंडहर के एक कोने में एक पुराना कमरे जैसा दिखाई दिया जो अब तक किसी की नजरों में नहीं आया था। उस कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके भीतर घना अंधेरा था। रिया ने अपना टॉर्च जलाकर अंदर झांका तो देखा कि कमरे में कई पुरानी मूर्तियां और तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ औजार पड़े हुए थे। वहां की हवा अचानक से भारी हो गई और रिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कि उस कमरे के भीतर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो जो उसे वहां से जाने के लिए कह रही हो। रिया ने कमरे के भीतर एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ देखा। उस पत्थर पर एक मंत्र उकेरा गया था और पास ही एक पुराने पर्चे पर कुछ लिखा था। उसने ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह वह मंत्र है जिसे राजा ने अपने अंतिम अनुष्ठान के लिए तैयार किया था। उस मंत्र में निहित शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि कोई इसे बिना समझे प्रयोग करता तो उसे अमृतत्व की जगह श्राप और अंतहीन पीड़ा का सामना करना पड़ता। रिया ने महसूस किया कि इस मंत्र के कारण ही यह खंडहर श्रापित हुआ था। उसने सोचा कि शायद खंडहर में अब भी कोई आत्मा बची हो जो मुक्त नहीं हो पाई हो। वह मंत्र पढ़ते ही उसे लगा कि कमरे के भीतर कुछ हलचल हुई। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। यह आवाज चंद्रलेखा या किसी अन्य आत्मा की नहीं थी। यह आवाज राजा की थी। वह आवाज कह रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे शांति दो। रिया समझ गई कि राजा की आत्मा भी इस श्राप की परिधि में कैद हो चुकी थी। वह यहां अपने अमृतत्व की खोज में अंधकारमय शक्तियों का सहारा लेकर श्राप का कारण बना था और अब उसकी आत्मा भी इसी खंडहर में फंसी हुई थी। लेकिन यह बात किसी को भी झांक नहीं थी। रिया ने उस आवाज को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह आत्मा भी पीड़ा में है और उसे शांति की आवश्यकता जाए। रिया ने तय किया कि वह राजा की आत्मा को भी मुक्ति दिलाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से उस प्राचीन मंत्र का अर्थ समझा और खंडहर के अंदर जाकर अनुष्ठान करने की योजना बनाई। गांव वालों ने उसे मना किया क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन रिया ने दृढ़ संकल्प लिया और अनुष्ठान की तैयारी की। अगली रात रिया खंडहर के उसी कमरे में लौटी और वहां एक पवित्र दीपक जलाया। उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया और राजा की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, राजा, तुमने अपने कर्मों से इस खंडहर और यहां की आत्माओं को श्रापित किया, लेकिन अब मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए यहां हूं। इस संसार से विदा लेकर अपनी यात्रा पूरी करो और शांति की ओर बढ़ो। जैसे ही रिया ने यह कहा, कमरे में अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक की लौ भी बुझने लगी। लेकिन रिया ने मंत्र का उच्चारण जारी रखा। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कमरे में कोई हल्का सा प्रकाश फैल गया हो। राजा की आत्मा वहां उपस्थित थी। वह अब शांत और विनम्र दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई क्रोध नहीं था, बस एक सुकून था। राजा की आत्मा ने रिया को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। खंडहर का अंतिम रहस्य, वह आखिरी आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। राजा की आत्मा के जाते ही खंडहर का वातावरण बदल गया। वहां की हवा अब हल्की और शांति से भरी हुई थी। रिया के इस अनुष्ठान ने खंडहर की आखिरी कड़ी को भी समाप्त कर दिया। खंडहर अब सच में शांत और भयमुक्त हो गया था। वहां अब कोई रहस्य या कोई भूतिया शक्ति नहीं बची थी। रिया ने संतोष की सांस ली और गांव लौट आई। अगले दिन रिया ने गांव वालों को अपने अनुभव की पूरी कहानी सुनाई। सबने उसकी सराहना की और उसे सम्मानित किया। अब खंडहर की आखिरी आत्मा भी मुक्त हो चुकी थी। गांव के लोग जो वर्षों तक इस खंडहर के कारण डर के साए में जीते थे, अब उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में सम्मान देने लगे। खंडहर की कहानी समाप्त हो चुकी थी। अब वह जगह केवल एक पुरानी इमारत बन गई थी जहां लोग इतिहास को महसूस करने आते थे।
वह खंडहर अब किसी श्राप का घर नहीं था, बल्कि उन लोगों की यादों का प्रतीक बन गया था जिन्होंने इसे अपनी आस्थाओं और बलिदानों से मुक्त कराया था। इस तरह खंडहर की रहस्यमयी यात्रा और उसका भयानक इतिहास आखिरकार खत्म हो गया। रिया ने खंडहर की आखिरी पुकार को भी शांत कर दिया था। खंडहर अब पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन इसकी गाथा ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी थी। अब यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत बन गया था जिसमें साहस, बलिदान और मुक्ति की कहानियां बसती थीं। रिया के प्रयासों ने खंडहर को भय से मुक्त कर दिया था और अब वह गांव के लिए गौरव का प्रतीक बन गया था। गांव के प्रमुखों ने मिलकर निर्णय लिया कि खंडहर में एक स्मारक बनाया जाए जो उन सभी आत्माओं और विभूति जैसे साहसी लोगों को समर्पित हो जिन्होंने इसे मुक्त करने में अपने प्राण दिए। एक सुंदर पत्थर का स्मारक खंडहर के सामने लगाया गया, जिस पर उन वीरों के नाम लिखे गए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस श्राप से लड़ाई की थी। इसमें विभूति और रिया का नाम विशेष रूप से लिखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साहस को हमेशा याद रखें। रिया के मन में अब भी एक सवाल बाकी था। क्या राजा की आत्मा ने सच में शांति पाई थी? वह जानना चाहती थी कि उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हुई या नहीं। उसने प्राचीन किताबों और गांव के पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन किया ताकि उसे इस प्रश्न का उत्तर मिल सके। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि राजा की आत्मा ने जिस अमृतत्व की खोज में इतना बड़ा पाप किया था, उसी ने उसकी मुक्ति का रास्ता रोका हुआ था। वह समझ गई कि राजा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसके सभी पापों का प्रायश्चित करना आवश्यक था। लेकिन उसकी आत्मा को शांति इसलिए मिली थी क्योंकि उसने अंत में अपने कृत्यों के लिए पश्चाताप किया था। इस पश्चाताप के कारण ही उसकी आत्मा ने शांति का मार्ग पाया। रिया ने महसूस किया कि यही इस खंडहर का सबसे बड़ा रहस्य था कि मुक्ति और शांति का मार्ग हमेशा प्रेम और सत्य की ओर से होकर जाता है, चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न की हों। समय के साथ खंडहर एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित हो गया। वहां लोग आकर विभूति और रिया की गाथा सुनते और राजा के खौफनाक इतिहास के बारे में जानकर हैरान होते। कई लोग इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में मानते जहां वे अपने जीवन में पापों का प्रायश्चित करने आते। रिया भी एक अध्यापक बन गई और उसने गांव के बच्चों को खंडहर की इस कथा को सिखाने का संकल्प लिया ताकि वे साहस, प्रेम और सत्य के महत्व को समझ सकें। खंडहर अब एक ऐसी जगह बन चुका था जो लोगों को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता था। यह न केवल खंडहर की बल्कि उस साहस की भी गाथा थी जिसने इसे मुक्त किया। विभूति, चंद्रलेखा और रिया की गाथा अब लोगों के दिलों में सजीव हो गई थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। खंडहर अब एक प्रेरणा स्थल बन चुका था। रिया ने खंडहर के स्मारक के सामने एक दिया जलाया और अपने गुरु और उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने इस यात्रा को पूरा करने में उसका मार्गदर्शन किया। खंडहर की यात्रा अब सचमुच समाप्त हो गई थी। यह अब भूतों का नहीं बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन गया था और इस तरह खंडहर की कहानी एक अध्याय में बदल गई जिसे समय ने अपने भीतर समेट लिया। खंडहर की नई पहचान और स्मारक के निर्माण के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब खंडहर को एक सकारात्मक स्थल मानते थे जहां साहस और बलिदान की कहानियां जीवित थीं। लेकिन समय के साथ वहां कुछ नया होने लगा। खंडहर के चारों ओर धीरे धीरे कुछ अनजान घटनाएं घटने लगीं जो सबको हैरान कर रही थीं। गांव वालों ने देखा कि खंडहर के पास की भूमि में रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि वे वहां चकाचौंध करती हुई आकृतियां देख सकते थे। पहले तो लोगों ने इसे एक और पुरानी कहानी का हिस्सा समझा, लेकिन जब यह घटनाएं बढ़ने लगीं तो गांव में फिर से चिंता का माहौल बनने लगा। रिया ने इन घटनाओं को सुनकर तुरंत खंडहर की ओर रुख किया। उसने अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर यह तय किया कि वह इन नई घटनाओं की जांच करेगी। रिया ने खंडहर के आसपास रात बिताने का निर्णय लिया।
उसने गांव वालों से कहा कि वह रात के अंधेरे में खंडहर की सच्चाई को जानने का प्रयास करेगी। जब रिया रात के अंधेरे में खंडहर पहुंची तो उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसे फिर से वही अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। अचानक उसने एक हल्की सी आवाज सुनी जो उसे अपने पास बुला रही थी। वह आवाज किसी महिला की थी और उसने कहा, मुझे यहां से जाने दो। रिया ने ध्यानपूर्वक उस आवाज का अनुसरण किया। यह आवाज उसे खंडहर के पीछे एक छोटे से कुएं की ओर ले गई। कुआं पूरी तरह से बंद था, लेकिन उसके आसपास का माहौल अनजानी शक्ति से भरा हुआ था। रिया ने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी मूर्ति है जिसे लोग पहले अनदेखा कर चुके थे। मूर्ति की आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी चीज के लिए तरस रही हो। रिया ने मूर्ति के पास जाकर उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसके हाथ में एक बंधन था जो उसे स्थिर बनाए हुए था। वह समझ गई कि यह मूर्ति भी किसी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जो शायद राजा की दुष्टता के कारण इस स्थिति में थी। रिया ने निर्णय लिया कि उसे इस आत्मा को भी मुक्ति दिलानी होगी। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर फिर से उसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया जो उसने पहले राजा के लिए किया था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग अनुभव हुआ। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करती गई, मूर्ति में से हल्की रोशनी निकलने लगी और वातावरण में एक नई ताजगी भर गई। अचानक मूर्ति से एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। वह चंद्रलेखा की साथी थी, जिसे राजा ने अपनी तांत्रिक साधना के दौरान कैद किया था। वह आत्मा रिया को देखकर भावुक हो गई और कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं भी कभी जीवित थी। मुझे मुक्त करो, मुझे भी शांति की आवश्यकता है। रिया ने फिर से उसी भावनात्मक दृढ़ता के साथ मंत्र का उच्चारण जारी रखा। कुछ ही क्षणों में वह आत्मा प्रकाश में परिवर्तित हो गई और खंडहर से मुक्त हो गई। उस रात के बाद खंडहर में एक नई शांति का अनुभव हुआ। वह अब केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां सभी आत्माएं जो कभी दुखी रहीं, उन्हें अब शांति मिली थी। गांव वाले फिर से खंडहर के पास आकर उसकी कहानियां सुनते और रिया को उस अद्भुत अनुभव के लिए सराहते। रिया ने फिर से अपने संकल्प को दोहराया कि वह खंडहर के रहस्यों की रक्षा करेगी और वहां के इतिहास को संरक्षित रखेगी। खंडहर की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक नई शुरुआत थी, जहां आत्माएं अब पूरी तरह मुक्त थीं और अब वे बस शांतिपूर्ण रहस्य बन गई थीं। इस प्रकार खंडहर की कहानी और भी गहराई में चली गई, जिसमें नए रहस्यों और साहस की एक नई गाथा शामिल थी। खंडहर की यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। आत्माओं की मुक्ति और उनके द्वारा दी गई शांति के बाद गांव वालों में एक नई चेतना का संचार हो गया था। वे अब खंडहर को केवल एक भूतिया स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देख रहे थे। यह स्थान अब गांव का गौरव बन गया था, जहां लोग अपनी जड़ों को समझने और अपने अतीत को सम्मान देने आते थे। गांव के प्रमुखों ने निर्णय लिया कि खंडहर को संरक्षित किया जाए। उन्होंने वहां एक संग्रहालय बनाने का विचार किया, जिसमें खंडहर के इतिहास, विभूति के बलिदान, रिया के साहस और उन सभी आत्माओं की गाथाएं शामिल की जाएंगी। इससे न केवल गांव के लोग बल्कि पर्यटक भी इस अद्भुत स्थान के बारे में जान सकेंगे। रिया ने इस परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लिया। उसने खंडहर के इतिहास को संरक्षित करने के लिए शोध करना शुरू किया और गांव वालों के अनुभवों को एकत्र किया। रिया की मेहनत और समर्पण ने गांव वालों को प्रेरित किया और वे भी अपने अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए सजग हो गए। संग्रहालय की स्थापना के साथ साथ गांव में एक नई परंपरा भी शुरू हुई। हर साल एक त्योहार मनाया जाने लगा, जिसे शांति का पर्व कहा गया। इस दिन लोग एकत्र होते, खंडहर के पास दीप जलाते और विभूति तथा रिया के बलिदान को याद करते। यह पर्व केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि एक अवसर था जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अतीत को साझा करते थे और नई पीढ़ियों को साहस, प्रेम और मुक्ति की कहानियां सुनाते थे। रिया की मेहनत ने उसे गांव की युवाओं की नायक बना दिया। उसने कई युवा विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे इतिहास को समझें और अपने समुदाय की विरासत को संरक्षित रखें।
रिया ने शिक्षा में भी सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई, जिससे बच्चों को अपने अतीत के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। खंडहर अब एक ऐसा स्थल बन गया था जहां लोग न केवल अतीत की कहानियां सुनने आते थे, बल्कि नई आशाओं की किरण भी खोजते थे। यह स्थान अब शांति और साहस का प्रतीक बन गया था, जहां आत्माएं अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थीं। खंडहर की दीवारों पर जो डर और अधूरी कहानियां बसी थीं, वे अब स्वर्णिम यादों में बदल चुकी थीं। एक दिन रिया ने खंडहर के सामने खड़े होकर कहा, यहां की हर ईंट, हर पत्थर हमें यह सिखाती है कि साहस और बलिदान का अर्थ क्या होता है। हमें अपने अतीत को याद रखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को सशक्त बना सकें। गांव वालों ने रिया की बातों पर सहमति जताई और सभी ने एक स्वर में कहा, हम अपने अतीत को कभी नहीं भूलेंगे। यह हमारी पहचान है और हम इसे हमेशा संरक्षित रखेंगे। खंडहर की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। यह अब केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की यात्रा का प्रतीक बन गई थी जिन्होंने अपने जीवन में साहस, प्रेम और मुक्ति का अनुभव किया था। और इस तरह खंडहर की कहानी समाप्त नहीं हुई। यह एक नई शुरुआत थी, जहां हर कोई अपनी पहचान और विरासत को गर्व से जीता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी अनुभव का आनंद ले सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी ऐसी कोई घटना महसूस हुई है। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आधी रात की सड़कों पर रहस्य और डर दोनों होते हैं। धन्यवाद।